हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो डिस्कस करने जा रहा है इंस्पेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ वायर रोप। सो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में स्टील वायर रोप के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है और वे सब क्या क्राइटेरिया हैं जो स्टील वायर रोप को उपयोगिता से बाहर रखने की सलाह देते हैं। तो आइए हम लोग इसकी बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह होती है कि इस इंस्पेक्शन के कार्य को कौन सा व्यक्ति संपन्न कर सकता है। सो इंडस्ट्रीज में इसे संपन्न करने के लिए एक ट्रेंड व्यक्ति का होना आवश्यक है, जिसे पूर्व अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया गया है कि इंस्पेक्शन का कार्य किस तरह से संपादित किया जाता है। चूंकि उस व्यक्ति के इंस्पेक्शन के अनुसार सभी बाकी व्यक्ति उस स्टील वायर रोप के ऊपर भरोसा करके अपना कार्य संपादित संपादित करते हैं और उस पर विश्वास जताते हैं, इसलिए उनका कार्य जो है बड़ा ही गंभीर है, सीरियस है। और इस ट्रेंड व्यक्ति को पूरी शिद्दत से अपने कार्य को करना चाहिए। वायर रोप का इंस्पेक्शन किसी भी वायर रोप को इंस्टॉल करने के पहले अवश्य किया जाना चाहिए। हर दिन के शिफ्ट के स्टार्ट में वायर रोप्स को विजुअली इंस्पेक्ट जरूर किया जाना चाहिए, कि उसमें देखा ना जाना चाहिए कि कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो उसे रिकॉर्ड के तहत मेंटेन किया जाना चाहिए। एक रजिस्टर होनी चाहिए जिसमें इंस्पेक्शन की तमाम रिपोर्ट्स लिखे जाने चाहिए। अगर कोई कमी है या क्या कमी नहीं भी पाया गया तो उस बात को भी दर्ज किया जाना चाहिए। ऑपरेटर्स के लिए ये अवश्य हिदायत दी जाती है कि काम करने के पहले एवरी डे, एवरी वर्किंग डे, कि ये पहले वे रस्सियों की जांच जो है अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी रस्सियों में तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उन्हें ऑपरेटर्स को बेसिकली सलाह दिया जाता है कि वे जरूर इस काम को, इंस्पेक्शन के कार्य को स्टार्ट करने से पहले, काम को शुरुआत करने से पहले जरूर देख लें। यहाँ पे मैंने आपको कोशिश किया है इस पिक्चर में दिखाने का कि वन रोप ले लेंथ क्या होता है। सो बेसिकली ये 7x7 वायर रोप है, जिसमें एक कोर है बीच में और चारों तरफ स्ट्रैंड्स है, जिसमें 6 वायर्स लगे हुए हैं। और बीच में एक सेंटर वायर है। यहाँ पे ये स्ट्रैंड नंबर 1 है ग्रीन कलर का। लाइट रेड कलर का जो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, इस तरह से 6 नंबर तक का वायर रोप है। और फिर एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर रिपीट हो गया। सो बेसिकली इन दोनों के बीच की जो दूरी है, रेड कलर और रेड कलर, दूसरे वाले रेड कलर जहां आ रहा है, ये रेड कलर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो इस रेड कलर से इस रेड कलर तक के स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी है, उसे वन रोप ले लेंथ कहा जाता है। सो बेसिकली ये हमें रिजेक्शन क्राइटेरिया को समझने में मदद करने जा रहा है। इसलिए वन रोप ले लेंथ को स्टील वायर रोप का समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्राइटेरिया के बारे में बातचीत करते हैं। थोरोली इंस्पेक्ट करने के लिए वायर रोप को नॉर्मल ऑपरेशंस में कम से कम एक बार सप्ताह में जरूर इंस्पेक्शन करना चाहिए। और ये इंस्पेक्शन थोरो होना चाहिए। उस थोरो का मतलब है कि रस्सी के हर एक पार्ट को बिल्कुल बारीकी से देखा जाना चाहिए कि उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। आगे हमने उल्लेख किया है कि किस प्रकार की दिक्कतें स्टील वायर रोप में हो सकती हैं। वायर रोप that has been used in a month must be inspected thoroughly before use। 1 महीना तक जो नहीं यूज किया गया है स्टील वायर रोप, उसको 1 महीना के बाद अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो उसको थोरोली इंस्पेक्ट करके, करने के बाद ही इस्तेमाल करें। उससे पहले बिना इंस्पेक्शन का उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। सो उसका इंस्पेक्शन जरूरी है, अगर कोई स्टॉक में रखा हुआ था लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ।
और इस इंस्पेक्शन का, जैसा कि पहले भी मैंने कहा, कि एक रिकॉर्ड बनाना जरूरी है कि किस डेट में आपने इंस्पेक्शन किया, किस टाइप का इंस्पेक्शन आपने किया, और किस व्यक्ति के द्वारा ये इंस्पेक्शन किया गया, और इंस्पेक्शन के रिजल्ट्स क्या सामने आए। इन सभी को एक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाना चाहिए, ताकि राउंड द शिफ्ट तीनों शिफ्ट के व्यक्तियों को पता रहे, अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसे रजिस्टर को रेफर किया जा सके। यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है कि रस्सी में किस प्रकार की दिक्कतें आती है। रस्सियों में दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत होती है रस्सियों के वायर्स का टूट जाना। तो इसमें सवाल उठता है कि कितने वायर्स अगर रस्सी के टूट गए तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो रनिंग रोप्स या स्टैंडिंग रोप्स, रनिंग रोप्स के केस में 6 या 6 से अधिक वायर्स अगर टूट गए हैं वन ले लेंथ में, ये सभी स्ट्रैंड्स को मिला करके बोला जा रहा है। मल्टीपल स्ट्रैंड्स में अगर 6 या 6 से अधिक वायर टूटे हुए मिलते हैं हमें, तो उस वायर रोप को इजाजत नहीं है इस्तेमाल करने का, उसे इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाना चाहिए। वन रोप ले लेंथ में अगर एक ही स्ट्रैंड में 3 या 3 से ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स टूटे हुए मिल जाते हैं हमें, तो उसे भी इस्तेमाल से तुरंत बाहर कर दिया जाना चाहिए। स्टैंडिंग रोप के केस में 3 या 3 से ज्यादा ब्रोकन वायर अगर हमें वन रोप ले लेंथ में मिल जाते हैं, तो हमें उसे इस्तेमाल से बाहर कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडिंग रोप के केस में हमारा जो इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया है, वो रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, ज्यादा कठोर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस इंस्पेक्शन को कैरी आउट कैसे किया जाता है। आपको एक रैग यानी कपड़ा लेना है, या तो कॉटन का कपड़ा लीजिए या रैग लीजिए, जो पौधान वगैरह होता है उसे रैग कहा जाता है। तो उसे ले करके, रुखड़ा कपड़ा होना चाहिए, उसे स्टील वायर रोप के सरफेस के ऊपर में आपको रगड़ना है। रगड़ने से कहीं वो फंसता हुआ दिखाई देगा अगर, तो वहां पर रुक करके देखना है कि क्या वहां पे वायर रोप टूटा हुआ है। अगर टूटा हुआ है तो गिनना है कि कितने वायर रोप टूटे हुए हैं, और जो स्टैंडर्ड कहता है उसके अनुसार उसे रिजेक्ट करना है या उसे रखना है, यह तय करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश किया है कि वायर रोप के जो इंडिविजुअल वायर्स होते हैं स्ट्रैंड के, किस प्रकार से टूट जाते हैं, और ये खतरनाक हो जाता है इस्तेमाल के लिए। तो ऐसे वायर रोप को इस्तेमाल से बाहर तुरंत कर दिया जाना चाहिए, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल वियर होता है, जो कि ओवर द टाइम किसी भी वायर रोप में होता है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद में उस वायर रोप में कुछ घिसाव हो जाता है, जिसे नॉर्मल वियर कहा जाता है। एब्रेसिव वियर जो घर्षण के कारण होते हैं, दो सरफेस के बीच में जब घर्षण होता है तो रस्सी में कुछ घिसाव होता है, कुछ मटेरियल में, जो इक्विपमेंट का मटेरियल है उसमें घिसाव होता है, मैकेनिकल डैमेज होता है कुछ टकराने से, ठोकर खा जाने से, इस तरह का वियर होता है। रोटेशनल डैमेज जिसमें बढ़ के जाता है, उस तरह का डैमेज हो जाता है। हीट डैमेज, कहीं पर अगर हाई टेम्परेचर का कुछ हॉट मेटल गिर गया या कुछ हुआ, तो उस प्रकार से छेद हो गया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ऑलवेज इस प्रकार का नहीं होता है, कुछ और भी तरह के डैमेज हो जाते हैं जिसमें इस तरह का छेद नहीं दिखाई देगा, बल्कि सरफेस के ऊपर में, इस सरफेस के ऊपर में स्टील वायर रोप का आपको वो देखने से पता लगेगा कि हीट स्ट्रेस में चला गया था ये। दूसरा है बेंडिंग फटिग, जब किसी पुली के ऊपर में, ड्रम के ऊपर में लटकाता है अगर रस्सी, और उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसको बेंडिंग फटिग बोलते हैं। बेसिकली वो मुड़ते मुड़ते उसमें वो खराब हो जाता है, और उसकी दशा खराब हो जाती है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इतने प्रकार का हो सकता है दिक्कत स्टील वायर रोप के साथ में, जिसके चलते उसे इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको इंस्पेक्शन में दुरुस्त रहना पड़ेगा। एक काबिल इंस्पेक्शन का आदमी, यानी रिगिंग इंस्पेक्टर ही बोल सकता है कि अ, अमुक जो स्टील वायर रोप है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या
किस तरह के दिखते हैं। यहाँ पे बर्ड केज को दिखाया गया है। ये सारे हम लोग जितने डिफेक्ट्स हैं, जैसे नॉर्मल वियर हो गया, एब्रेसिव वियर हो गया, मैकेनिकल डैमेज हो गया, या रोटेशनल डैमेज हो गया, या हिट डैमेज हो गया, इन सब की बातें हमने कर ली है। पॉप्ड अप कोर में कोर जो है, बीच का इसका जो कोर होता है स्टील वायर रोप का, वो निकल करके बाहर आ गया है। देखिए, दो स्ट्रैंड के बीच से निकल गया है। सो ये दिक्कत ऐसा है जिसके चलते स्टील वायर रोप को हटा देते हैं हम लोग इस्तेमाल से। अगर इंड फिटिंग के सामने अगर देखिए कोरोजन हो गया है, जंग लग गया है, इस प्रकार से बुरी तरह से जंग लगा हुआ है इसमें, इस तरह के स्टील वायर रोप के को इस्तेमाल करने का इजाजत नहीं दिया जाता है। बेंडिंग फटीग के कारण हम लोगों ने क्या होता है वो डिस्कस कर लिया है। एब्रेडेड वॉर्न वायर एंड हीट डैमेज। हीट डैमेज यहाँ पे देखिए, जो मैं पिछले स्लाइड में बात कर रहा था, इस प्रकार का भी हो सकता है, जिसमें छेद नहीं है बल्कि सरफेस डैमेज हो गया है के चलते। यहाँ पे टर्मिनेशन फेल्योर, जहाँ सॉकेट लगा हुआ है या फेरूल लगा हुआ है, इसमें देखिए क्रैक हो गया है, इसमें कुछ और भी तरह का डैमेज हो गया है। तो इस एरिया को बिल्कुल बकायदा सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए, इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, और देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का खामी तो नहीं है। अगर है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आप इंस्पेक्शन में निर्णय सही सही लेंगे, तो आप आने वाले खतरे से इंडस्ट्री के लोगों का और इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। बर्ड केज यहाँ दिखाया है मैंने, कई तरह के बर्ड केजेस दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। शॉक लोडिंग एक ऐसा लोडिंग है जिसके लिए ऑपरेटर को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और कहते हैं उसको कि शॉक लोडिंग नहीं किया जाए। झटके से किसी लोड को उठा देना या झटके से किसी लोड को रख देना वायर रोप के लिए डैमेजिंग होता है। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि जब भी लोड को नीचे रखें या उठा रहे हैं जमीन से, तो उस समय में स्पेशली सावधान रहें और सावधानी पूर्वक धीरे धीरे उठाएं। कम से कम 6 इंच तक जमीन से धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में उठाना है, और उसके बाद उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं आप धीरे धीरे। सो इन सावधानियों का अगर ख्याल रखेगा ऑपरेटर, तो डेफिनेटली जो आयु है स्टील वायर रोप की ज्यादा होगी। थोरोली कैसे इंस्पेक्ट किया जाए स्टील वायर रोप को? स्टील वायर रोप को थोरोली इंस्पेक्ट करने के लिए उसके अंदर झांकना बहुत जरूरी है। सो अंत स्ट्रैंड्स के अंदर कैसे आप झांकेंगे? स्ट्रैंड्स तो बहुत मजबूत होता है, तो उसके लिए एक मार्लिन स्पाइक आता है इस तरह से, निडल जैसा होता है बट बहुत मजबूत होता है। उससे आप उसको उठा करके प्रत्येक स्ट्रैंड को उठा करके आप देख सकते हैं कि उसमें एब्रेसिव वियर तो नहीं हुआ है, कोरोजन तो नहीं है, पिटिंग तो नहीं है, ल्यूब्रिकेशन का कमी तो नहीं है। और इस प्रकार के कमी अगर पाए जाते हैं, तो तुरंत आप अपने स्टील वायर रोप को इस्तेमाल से बाहर कीजिए, वरना ये खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे एस्मी का स्टैंडर्ड बताया गया है। एस्मी है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के नाम दिए गए हैं, इक्विपमेंट का नाम दिया गया है, और कितने वायर के ब्रेक हो जाने के, एक रोप ले लेंथ में कितने वायर टूट जाएं तो उसे हटा दिया जाना चाहिए, इसका क्राइटेरिया दिया गया है। सो एक मैं डिस्कस करता हूं। ओवरहेड और गैंट्री क्रेन्स के लिए वन रोप ले लेंथ में अगर 12 तार टूट गए हैं, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। इन वन स्ट्रैंड, अगर एक स्ट्रैंड में 4 तार टूट गया है, तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। स्टैंडिंग रोप्स के लिए नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स, ये एसमी इसको डिफाइन नहीं किया है। पोर्टल या टावर पिलर क्रेन्स के लिए 6 तार अगर वन रोप ले लेंथ में टूट जाते हैं, या फिर एक ही स्ट्रैंड में 3 तार टूट जाते हैं, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए इस्तेमाल से। और स्टैंडिंग रोप में भी 3 तार अगर वन रोप ले लेंथ में, या 2 तार एक ही इंड कनेक्शन के पास में अगर टूट जाता है, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। इंड कनेक्शन मतलब सॉकेटिंग जहां किया गया है, उस जगह पे अगर 2 तार टूट गया, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया देखने से हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि वेरियस इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। तो एस्मी एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एक ऐसी संस्था है जिसने रिगिंग में तमाम तरह की स्टैंडर्ड्स को बनाया है, जिसे दुनिया जो है फॉलो करती है।
तो ये एक बड़ी उम्दा संस्था है दुनिया की, जिसने इतने तरह का स्टैंडर्ड्स बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो के अंत तक देखा और बने रहे, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा कि आपसे कि एक थम्स अप जरूर दें, ताकि बनाने वाले, एक वीडियो बनाने वाले का हौसला बना रहे। और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके प्रश्न का उत्तर दूं। अगर आपके कोई मित्र को ये वीडियो अच्छा लगेगा या उनके लायक है तो आप जरूर शेयर करें। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी सलाह है कि आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी अपडेटेड वीडियो का मिलता रहे। इसी तरह का यूजफुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद एक बार फिर से।